हेलो एवरीवन, दिस इज दानिश रजा। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपन कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी देख लेंगे इसमें। तो जल्दी से ज्वाइन करें मेरे साथ, मिलें, जुड़े और लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन घंटा टन टन जो भी करना वो करते रहे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाए, तेजी से जुड़े सब लोग। आ जाए बेटा सब लोग तेजी से। लिंक शेयर हो चुका है आप लोगों को। लाइट कम आ रही है। शेयर कर दिए ना? हाँ तो बेटा जल्दी जल्दी जुड़ जाए। कौन कौन आया? बुशरा खालिद, वालेकुम सलाम। और कौन आया? जल्दी जल्दी आ जाएं, जुड़ें जुड़ें जुड़ें। कुछ पढ़ रखा है लास्ट क्लास का? कुछ याद है सभी यात्रीगण? लास्ट क्लास का थोड़ा बहुत याद है आप लोगों को या नहीं है? तेजी से बताएं। क्या लास्ट क्लास का कुछ याद है या आगे बढ़ें, थोड़ा सा रिवाइज करा दें? वालेकुम सलाम अमीन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पंखोड़ी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? अरे बड़ा टाइम लगा रहे हो, बताया था 11 से क्लास होगा, सबको पता था। आएगा है नहीं हो? ओ महजबीन रमज़ान, वालेकुम सलाम। अध्ययन, वालेकुम सलाम। आ जाओ भैया जल्दी जल्दी जल्दी। बताया था यार, ग्रुप पे बताया था। 11 से बता दिया था ना, 11 से क्लास है। 11 से क्लास होगी। हाँ नहीं किया था? अच्छा तभी सो गए थे सब लोग। ये सब लोग सो गए, आ ही नहीं रहे, इसीलिए बुरा मान गए। वालेकुम सलाम सोनिया। सिया गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सिया सिया। तो चलो जल्दी से सबको मैसेज करके कॉल करके बताओ अपने दोस्तों को कि क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं थोड़ा सा रिवाइज लगवा रहा हूँ तुम लोगों का। पर वालेकुम सलाम अस्मा इरम। तो ऐसा करते ना, मैं रिवाइज करा रहा तुम लोगों का, जब तक अपने दोस्तों को बुलाओ, ठीक है? चलो सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं चैट को थोड़ा साइड से रख दे रहा हूँ। तुम लोग अब आ जाओ। आ गए हैं जिन जिन लोगों को आना था बस आ गए हैं, बाकी आते रहेंगे जैसे भी। तो मैं ये बोल रहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहला टर्म मेरा था पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल एक डेफिनेट इंटरवल के बाद में, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में अपने रास्ते को रिट्रेस करे, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में रिट्रेस करे, ठीक है ना? तो कुछ ऐसा था हमारा, ये है, ये पीरियोडिक मोशन का हमारा एग्जांपल है। ये भी हमारा पीरियोडिक है लेकिन ये ऑसिलेटरी है। ऑसिलेटरी का मतलब कैसा होता है? टू एंड फ्रो टाइप का मोशन, मतलब आना जाना टाइप का मोशन होता है। ये अपने पाथ को रिट्रेस नहीं करता दोबारा से, ठीक है? तो ये हो गया हमारा टू एंड फ्रो टाइप का मोशन। दूसरा हमारे पास फिर ऑसिलेटरी मोशन में वही है हमारा टू एंड फ्रो मतलब आना जाना, इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी का ही स्पेशल टाइप जो था उसका नाम दिया था हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी का जो स्पेशल टाइप था उसका नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी खास बात क्या थी
कि इसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा वो ऑलवेज एक्ट करेगा टुवर्ड द मीन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट करेगा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ की तरफ हो रहा, यानी कि पार्टिकल देखो ज़रा, ये जो पार्टिकल है भैया फिर से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ो, आधा 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 आधा, हाँ ये देखो यहाँ पर जब ये जा रहा है तो जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर, मतलब फोर्स जो लग रहा है वो यहाँ खींचना चाह रहा है, और जब ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है तब ये यहाँ खींचना चाह रहा है ना। तो क्या पता लग रहा है कि जब भी हमारा एसएचएम होगा तो एसएचएम की खास बात ये होगी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज एक्ट करेगा टुवर्ड द मीन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो क्या ये समझ आ गया? हाँ ठीक। अब उसके बाद हमने बात करी कि एसएचएम जो है हमारा, एसएचएम में तुम्हें ये तो पता लग गया, इसकी जनरल इक्वेशन मैंने आप लोगों को दिखाई होगी। तो जनरल इक्वेशन दिखी थी आपकी डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस या प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनाई थी, मैंने कहा था इसका जो सोल्यूशन होगा तो वो होगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ये इसका सोल्यूशन होगा। वेलोसिटी की इक्वेशन मैंने बताई थी v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तीन इक्वेशन बनाई थी। अच्छा, अगर x की इक्वेशन ये ना हो के दूसरी वाली होती, दूसरी वाली यानी कि x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, यानी कि पार्टिकल हमारा इस वाली कंडीशन में कहाँ से स्टार्ट कर रहा था यात्रीगण, देख के बताओ इस वाली कंडीशन में कहाँ से स्टार्ट कर रहा पार्टिकल, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। और अगर ये वाली इक्वेशन ले लेते हम, अगर हम ये वाली इक्वेशन ले लेंगे ए कॉस ओमेगा टी, तो पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि साइन का जो ग्राफ है वो ऐसे मीन पोजीशन से चलेगा और कॉस का जो ग्राफ है वो हमारा एक्सट्रीम से चलेगा, यानी कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर ये वाली इक्वेशन है तो वेलोसिटी के लिए ये इक्वेशन, एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन डिफरेंशिएट किया है और कुछ नहीं किया। एक्स का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन मिल गया। तो अगर हमारी ये वाली इक्वेशन होती, यात्रीगण ध्यान से देखेंगे, अगर हमारी ये वाली इक्वेशन होगी तो वेलोसिटी, यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी जो मिलेगी वो मिलेगी माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इससे तीसरी इक्वेशन जो एक्सेलरेशन की आएगी वो आएगी माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी जितनी भी थी। तो ग्राफ अगर हमारा मीन से, मतलब बॉडी हमारी, पार्टिकल हमारा मीन से स्टार्ट किया तो ए साइन ओमेगा टी, और एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे तो ए कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। जनरल फॉर्म जो है, जनरल डिफरेंशियल फॉर्म जो होगी वो ये होगी, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम हमारी ये वाली हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ एसएचएम की मैंने बात करी थी। तो दो टाइप के हमारे एसएचएम होते थे, वन इज लीनियर एसएचएम एंड वन इज एंगुलर एसएचएम। इसमें देखो जरा, ये जो रेड वाली बॉल है ये हमारा एंगुलर एसएचएम कर रही है, यानी कि जो पार्टिकल घूम रहा है वो किसी एंगल पे घूम रहा है, शू शू ऐसे करके, देखो जरा ये घूमता हुआ ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, एसएचएम कर रहा है, ये एंगुलर एसएचएम है। और ये नीला वाला जो बॉल है ये हमारा लीनियर एसएचएम को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं सीधा सीधा केस दे दूं आप लोगों को, मैंने कहा कि ये स्प्रिंग का केस है, मेरा एम मास लगा हुआ है, अगर मैं इसको स्ट्रेच करके ऐसे करके छोड़ूं तो यहाँ क्या होगा, ये लीनियर एसएचएम होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक पेंडुलम को स्ट्रेच कर दूं, ऐसे करके छोड़ दूं, तो ये मेरा कौन सा होना है बेटा, ये वाला होना है मेरा एंगुलर एसएचएम, ठीक। लेकिन इस एंगुलर एसएचएम के केस को भी अगर मैं बात करूं, ये जो एंगुलर है, अगर मैं कहूं कि ये जो थीटा है, ये थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, अगर मैंने कह दिया कि ये थीटा हमारा जो एंगल है, डिस्प्लेसमेंट है, वो बहुत छोटा है, यानी कि मैं अगर कह दूं कि यार मैंने 1 किलोमीटर लंबा रस्सी लिया और उसमें एक छोटी सी बॉल बांध के मैंने उसको ऐसे करके डिस्प्लेस किया, तो जब डिस्प्लेस करूंगा 1 किलोमीटर लंबी रस्सी को, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो ऐसे ऐसे करके होगा, बहुत छोटा सा, कंपैरेटिवली टू लेंथ उसकी वो जो थीटा होगा वो बहुत छोटा सा होगा। तो उस कंडीशन में ये जो हमारा एंगुलर एसएचएम है इसको हम लीनियर भी मान लेंगे, लीनियर एसएचएम मान लेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में जब हमारा ये थीटा बहुत छोटा होगा तो ये एंगुलर एसएचएम बन जाएगा अपना लीनियर एसएचएम, ठीक। चले अब बात करते हैं इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने सारी इक्वेशन आप लोगों को बता दी है जितनी भी थी। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि अच्छा
यहाँ पर ये टर्म सारे बता दिए थे। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, पार्टिकल अगर अपना यहाँ से मूव कर रहा है, जितना भी मूव कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम मूव कर रहा है इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मूव करना, ये पार्टिकल ऐसे करके मूव कर रहा है, यहां तक जा रहा है, तो अगर वो यहां तक गया ये भी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यहां तक गया ये भी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यहां तक गया ये भी डिस्प्लेसमेंट, और वो एक्सट्रीम तक गया तो ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन इस स्पेशल डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया है एम्पलीट्यूड नाम दिया है। ठीक है ना, कितना एंगल घूम रहा है, कितनी देर में घूम रहा है इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन, कितने साइकिल, कितने ऑसिलेशन, कितने रोटेशन हो जा रहे हैं, तो वो कहलाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट होती है हमारी हर्ट्स, यूनिट होगी इसकी हर्ट्स या पर सेकंड, 1/सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है। फेज हमारा साइन के बाद लगा हुआ या कॉस के बाद लगा हुआ एंगल, जो भी एंगल बोलेगा वो फेज हो जाएगा, और दो एसएचएम के बीच के जो फेज होंगे उनका जो डिफरेंस होगा दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, फेज कांस्टेंट। ठीक है, और वेलोसिटी तो आप जान रहे हैं कितनी देर में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ की बात कर रहे हैं, ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हमारे पास में पहला ग्राफ है स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो स्पीड की जो इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी, स्पीड है v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, नहीं ये वाला ना लगाओ, दूसरा वाला लगा दो। एक v की इक्वेशन ये भी तो थी, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं, v स्क्वायर करा तो यहां से मिला मेरे को ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही तो मिला। इसका स्क्वायर हो गया ओमेगा का स्क्वायर, और इससे रूट हट गया है ना, और क्रॉस जब ये ओपन करा, ब्रैकेट को ओपन करा, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया है ना। अब इस टर्म को अगर मैं यहां पर लेकर आऊं तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस की जगह पे ये प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड मारूं तो v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 है ना, एक्स स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। या और भी अगर चाहो तो ये भी कर सकते हो कि यहां से इसको नीचे ले आओ, v स्क्वायर बाई ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब ए को भी मैं नीचे लेकर चला गया। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन होती है बेटा, ये इक्वेशन होती है इलिप्स की, ये इक्वेशन है हमारी इलिप्स की। और अगर इसी इक्वेशन में a इज इक्वल टू बी हो जाए, ये a और ये b दोनों बराबर हो जाए, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये है सर्कल की, यानी कि ये जो चीजें है ए यहाँ पर जो ये टर्म दिख रहा है ना, ये a दिख रहा है, यहाँ पर ये a, यहाँ पर ये b, यहाँ पर ये a, ये कहलाएंगी इसकी रेडियस। ये इसके लिए जो सर्कल है, सर्कल के लिए तो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये रेडियस ही हो जाएगी। लेकिन इलिप्स के केस में a और b बराबर नहीं है, तो a मतलब एक्स एक्सिस में जो ये हमारा v के नीचे जो भी लगा हुआ है, v के नीचे, तो v हमारा y एक्सिस पे है, यानी कि ये चीज हमारी a ओमेगा हो जाएगी। ये वाली देखो जरा, a ओमेगा है तो ये a ओमेगा हो जाएगी, और x एक्सिस में हमारे x में जो है वो a लगा हुआ है एम्पलीट्यूड, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी a। अगर सर्कल की इक्वेशन होती तो सर्कल हमारा ऐसा बन जाता, बराबर बराबर दूरी होती, ये भी हमारा a होता, ये भी हमारा a होता। तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर, सेम दोनों चीजें, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अभी फिलहाल मेरे को ये लग रहा है, यहां से इक्वेशन से ये पता लग रहा कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन है, यानी कि वेलोसिटी या स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा बेटा, एसएचएम में इलिप्स होगा। कैसा ग्राफ होगा, इलिप्स ग्राफ होगा। यहाँ पर ये चीज का कोई रोल नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बताएंगे। क्या यहाँ तक किसी को बात क्लियर है? जल्दी से बताएं, बात क्लियर है? गुड, बहुत काला हो रखा हूँ मैं।
हाँ, ये इतने कम लोग हैं क्यों, ये बताएं ज़रा, इतने कम लोग, बाकी सारे लोग कहाँ हैं? 20 किलोमीटर ट्रैवल करके आता हूँ मैं यार, रमज़ान में रोज़े से 20 किलोमीटर ट्रैवल करके आना जाना, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के लिए। तो कम से कम ऐसा तो ना करें हमारे साथ में, छुट्टी मार देंगे हम। गोला मारने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं हम ऐसे में। मतलब इतने इतने तो मेरे ऑनलाइन वाले थे, ऑनलाइन में इतने स्टूडेंट आते थे जितने अभी तुम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के हो। जीशान जाफरी, सोच लो, सोच लो। हम सोने में बहुत आगे हैं, सबसे आगे पूरे कोचिंग में सबसे आगे मैं हूँ सोने में। और मैं अगर यहाँ पर आ रहा हूँ तो कोई भी क्लास कर सकता है, अपने घर पे ऐसे करके लेट के देखना होता, ठीक है, कोई भी कर सकता है। तो अगर आज ये मेरे क्लास में पूरी स्ट्रेंथ नहीं मिली तो कल से मैं क्लास में गोला मारूंगा बेटा, मैं भी सोऊंगा। फिर तुम अकेले ही सोओगे क्या? मैं भी सो लूँगा। ब्राइटनेस बहुत कम हो गई इसमें नव, ब्राइटनेस बहुत कम है, ब्राइटनेस बहुत कम है, देखो ऐसा आ रहा। फुल है, फुल चेहरे पे ही कम है। हाँ तो बताएं ज़रा। ठीक है, ठीक है, बता दूंगा। देखो मेरे क्लास में तो दुष्टाई चलेगी नहीं भैया, ठीक है, मेरे क्लास में दुष्टाई करोगे तो मेरे क्लास में दुष्टाई चलेगी नहीं। अब तुम अपना देख लो कि कैसे करके करना है। इतनी स्ट्रेंथ रखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना इतनी स्ट्रेंथ पे। अरे खुद सोचो, 20 किलोमीटर आना 20 किलोमीटर जाना सिर्फ और सिर्फ एक क्लास के लिए, तो ये तो, और वो भी क्लास तुम लोग करो नहीं, तो मतलब क्या है फिर? मुझे लग रहा था कि अभी आते होंगे, चलो अभी आते होंगे, अब पूरे कंसेप्ट हो गए उसके बाद भी नहीं आ रहे हो तुम, हद दो होती है। नाम नाम भेजो ज़रा, अपने अपने नाम भेजो, सारे लोग नाम लिख के भेजो, आज देखते हैं ज़रा घर पे कॉल करके सबके, सब लोग अटेंडेंस दो अपनी, सबको पता है। बुशरा हो गई, पंखुड़ी हो गई, अस्मा हो गई, सुमैया हो गई, और बस अपना एक डॉट डॉट लिख के भेज दो, नाम तो लिखा हुआ आ ही जा रहा है। सदफ, सहर, महजबीन, डॉट लिख के भेज दो, काम चल जाएगा। मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सबके। आज तुम लोग देखो ज़रा बेटा रौद्र रूप। सोनिया भी है, पंखुड़ी भी है, और दिखाओ। वैसे इतने ही लोग हो ना? तलत, अच्छा तलत भी है, चुपके से बैठे हुए है ना। अच्छा अध्ययन अजीजुल्ला हो, बहुत सही बेटा। ये कहाँ है तुम्हारा दोस्त नबी अहमद अंसारी? बस इतने ही लोग हो ना? गजनफर, बाकी और लोग भी हैं लेकिन वो दूसरे वाले होंगे। आज बेटा देखो तुम रौद्र रूप घर पे, मज़े आ रहे हैं ना? आज ऐसा करते हैं ना, ऐसा चम ख़त्म करते हैं और ये वाली वीडियो मारते हैं प्राइवेट, और आज ख़त्म करते हैं 2-3 टॉपिक और ख़त्म, वेब भी पूरा ख़त्म कर देते हैं, 2-3 टॉपिक और ये वीडियो मारेंगे प्राइवेट। अभी बताओ, अभी सही रहेगा? अब ठीक है, मैं करता वेब स्टार्ट, ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी, इसके बाद वेब स्टार्ट करते हैं और वेब को मारते हैं, वेब को मारते हैं वो प्राइवेट मारते हैं। देखो बेटा अब तुम बाद में देखने का बहुत शौक है ना? हाँ हाँ हाँ, वही करेंगे, वीडियो प्राइवेट लगेगी। दूसरा ही दिखाएंगे, चले ये हुआ। दूसरा ग्राफ है मेरा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ।
अब एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्स को मैंने बताया था फोर्स इज इक्वल टू माइनस का के एक्स है, यानी कि फोर्स इज इनवर्सली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, तो फोर्स बराबर एम ए है, एम ए भी तो माइनस के एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक्सेलरेशन भी माइनस के एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहां से ये पता लग गया कि एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो स्लोप है वो देखो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव यानी कि 135 का एंगल बनाएगा, तो ये जाएगा ग्राफ अपना ए वर्सेस एक्स का, बोलो हाँ या ना, ये है देखो ए वर्सेस एक्स का जो ग्राफ होगा वो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, और जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा 135। क्यों 135 एंगल बनाएगा? क्योंकि x इज इक्वल टू 135 बनाएगा, नहीं 135 नहीं बनाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x होता है ना, तो ये 1 तो नहीं है, तो ये कुछ भी है 1 नहीं है, 135 नहीं बनाएगा, सॉरी कुछ और बनाएगा, ठीक है 135 के अलावा कुछ और बनाएगा, ठीक। तो कुछ भी है, अगर 1 होता है x से पहले माइनस का 1 लगा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर 1 होता तब 135 बनाता, लेकिन 1 नहीं है, ओमेगा स्क्वायर है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ये 135 नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राफ इसका रहेगा तुम्हारा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। तो मैं कहूँगा यार फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बता दो, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा? जो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है वही फोर्स वर्सेस, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन जो निकल के आ रहा है वो आ किससे रहा है? फोर्स ही से तो आ रहा है, फोर्स भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस के एक्स के, तो फोर्स का ग्राफ भी, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी कुछ यही होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एंगल नेगेटिव, हाँ या ना, नेगेटिव स्लोप होगा। बात क्लियर हो रही है? जल्दी से बोले बात क्लियर है या नहीं है? हाँ जल्दी से बताएं बात क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ओके 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 नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर वही वाले ग्राफ आ गए हमारे, यहाँ पर ग्राफ है, तो ग्राफ में मैंने तुम लोगों को बताया था यात्रीगण कि अगर मेरे पास में ये वाला जो ग्राफ है ये है डिस्टेंस, मैं और थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये देखो ऐसे करके, अब देख के बताओ, बोलो क्लियर है? देखो जरा, ये जो ग्राफ दिख रहा अपना, ये जो ग्राफ है ये वही वाला ग्राफ है कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ है ना, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ। इसमें जो ये वाला टर्म है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है अपनी 1, और 1 इंटू ए करेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a, है ना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में जो मैक्सिमम ऊंचाई तक ये जाएगा ग्राफ अपना, वो कितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा? वो a मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी का नाम होता है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर इस चीज का नाम क्या होगा? एम्पलीट्यूड। तो इसका, इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा? वो a होगा। बात क्लियर है? तो ये यहाँ से मैंने बताया था कि ये ऐसे करके जाते जाते दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल, है ना, दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल। और ये अगर अपनी वन कंप्लीट साइकिल है तो वन कंप्लीट साइकिल में अगर टाइम लग रहा है t, यहां से लेके यहां तक आने में अगर टाइम लग रहा है t, है ना, तो t टाइम अगर पूरी कंप्लीट साइकिल में लग रहा है तो आधी साइकिल में कितना लगेगा? तो आप कहेंगे t/2। मैं कहूँगा क्वार्टर साइकिल में कितना लगेगा? तो आप कहेंगे t/4। मैं कहूँगा कि 3/4 साइकिल में कितना? तो 3/4 टाइम्स ऑफ t, है ना। तो ये लग रहा है। अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो अगर ग्राफ की बात कर लोगे तुम तो ग्राफ कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। कैसा दिखेगा देख के बताओ? 0 से चल के ये मैक्सिमम तक, साइन का ग्राफ है, 0 से चल के मैक्सिमम तक पहुंच रहा है। आपने कितनी देर में पहुंचता है, मतलब कितने एंगल पे पहुंचता है? तो एंगल की बात करें तो ये π/2 है ना, यहाँ पर पाई पे साइन 0 हो जाता है, फिर फर्दर यहाँ पर 3π/2, फर्दर यहाँ पर 2π। इस तरीके से एंगल्स में भी पता लग जाएगा कि एंगल कैसे कैसे हो रहे हैं, और टाइम पीरियड में भी पता लग जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट में? a मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसको मैंने डिफरेंशिएट मारा तो v इज इक्वल टू मुझे मिला a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी मेरे को ये मिल गया।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने पता लगाई, तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस की कितनी निकली 1 1 इंटू ए ओमेगा जब मैंने रखा तो ये भी मेरे को क्या मिला, ए ओमेगा ही मिली मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ए ओमेगा होगी। मिनिमम कितनी होगी, माइनस की ए ओमेगा होगी। मतलब वैसे तो मिनिमम वेलोसिटी की 0 होगी और ये माइनस का ए ओमेगा सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि माइनस की दूसरी डायरेक्शन में ए ओमेगा है, यानी कि इस डायरेक्शन में से जब आओगे नीचे तो ए ओमेगा स्क्वायर और यहां से सॉरी ए ओमेगा, और यहां से नीचे आओगे तो ए ओमेगा। तो वैल्यू तो ए ओमेगा ही रहेगी, एक में यहां से आना और एक में यहां से आना। तो अगर इधर से आना पॉजिटिव ले लिया तो यहां से आना नेगेटिव लेना होगा, तो ये हो जाएगा एक नेगेटिव, ये हो जाएगा एक पॉजिटिव। बाकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वेलोसिटी की वो ये होगी, यहां पर आके कितनी हो जाएगी, 0। मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर आके 0 या यहां पर आके 0 हो जाएगी। दिमाग का खेल है और कुछ भी नहीं है, मतलब कंफ्यूज होने को चाहो तो हो भी सकते हो कि मिनिमम तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा होगी और 0 नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। माइनस का ए ओमेगा सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। ये आया पॉजिटिव है तो ये वाली जो माइनस की ये वाली जो ए ओमेगा होगी ये माइनस की ए ओमेगा हो जाएगी। ये वाली ए ओमेगा पॉजिटिव तो ये वाली ए ओमेगा नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, मिनिमम कहाँ होगी, 0 कहाँ होगी, ये यहाँ पर रुक गया, मिनिमम कितनी हो गई 0, यहाँ पर ये रुक गया, यहाँ पर कितनी हो गई 0 हो गई। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलो अब यहाँ पर ग्राफ कैसा आ गया, देखो ग्राफ देख के बताओ। कॉस का ग्राफ आ गया, कॉस का ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा t/4, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा t/2, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा 3t/4, इधर टाइम कितना लगेगा 2t, सॉरी सिर्फ t, है ना। पूरा कंप्लीट साइकिल हो रहा, यहां से चल के शू यहां तक आ रहा है तो ये कंप्लीट साइकिल हो रहा है। यहाँ पर एंगल की बात π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/4 सॉरी 3π/2 और यहाँ पर 2π। एंगल में भी देख सकते हैं, ऐसे ही एक्सेलरेशन में हो जाएगा अपना। एक्सेलरेशन में क्या घटना घटेगी देख के बताओ जरा यात्रीगण। एक्सेलरेशन में अपना इसको डिफरेंशिएट मारा, तो a इज इक्वल टू माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यही तो बना, साइन ओमेगा टी बना। चलो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यहाँ पर ये चीज मेरी इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगी, यानी कि माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड। स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरिजिन से, क्योंकि साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, कॉस का ग्राफ एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है। तो ए ओमेगा स्क्वायर माइनस और प्लस का ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मिनिमम कितनी होगी बेटा, मिनिमम होगी 0। ये देखो मिनिमम कितनी हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, जल्दी से बताएं, तेजी से हाँ या ना, तेजी से बताएंगे। तुम लोग थे कहाँ पर, आयशा तुम कहाँ थे, वर्षा कहाँ थे, अभिषेक तुम कहाँ थे, तीनों लोग बताओ जरा कहाँ थे तीनों के तीनों, और बाकी लोग कहाँ भाग गए। तनवीर तुम कहाँ थे इतनी देर से, दुष्ट ही दिखा रहे हो सब अपने अपने। लेट हो गया, चलो आज पहली बार लेट किया वर्षा, वैसे तो तुम रहते हो लाइव। चले आगे बढ़ते। आयशा उस्मान तुम अक्सर लेट हो रहे हो, तुम्हें तो फेंकेंगे बेटा उठा के। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम की जो एनर्जी है उसकी बात कर ले रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो होता। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा v यहाँ से अगर मैं बात करूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m की जगह m रखो। अच्छा v इज इक्वल टू क्या था, याद करके बताओ। v इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोलो v स्क्वायर इतना ही तो हो जाएगा, पुट कर दे यहाँ पर तो कितना मिलेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। या सिंपली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तुम्हारा अगर बहुत मन करता हो तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकता हूं। अच्छा मैंने तुम्हें बचपन में पढ़ाया था, मैंने कहा था ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट
m बाई के, है ना। ओमेगा स्क्वायर मैंने पढ़ाया था तुमको m बाई के सिर्फ, ठीक, k बाई एम, के बाई एम, के बाई एम, के बाई एम, के बाई एम, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, सॉरी 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 सॉरी, के बाई एम, और यहां से के बाई एम, यही तो के इज इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे एम ओमेगा स्क्वायर, के इज इक्वल टू कितना, एम ओमेगा स्क्वायर। तो यात्रीगण यहां पर बताओ जरा क्या रख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं, के रख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी मिलेगी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगी हमको काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला समझ आ गया सभी यात्रीगण को, जोर से बोले, मिलके बोले, सारे बोले, प्रेम से बोले सारे लोग, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला समझ आया, बहुत सुंदर समझ आया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोगों को पता ही है कि हाफ के एक्स स्क्वायर, यही तो होती है स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी, वही तो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, याद करो हाँ या ना। तो ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो इन दोनों का जो सम होता पोटेंशियल का और काइनेटिक का, वो क्या कहलाता, तो आप कहेंगे वो कहलाता टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी है, देखो जरा, हाफ के ए स्क्वायर ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर, इस टर्म ने इस टर्म को मारा तो टोटल एनर्जी जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, हाफ के ए स्क्वायर, ये निकल के आई अपनी टोटल एनर्जी। बोलो हाँ या ना, टोटल एनर्जी निकल के आई हाफ के ए स्क्वायर विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में डिपेंड कर रही है, लेकिन ऐसे नहीं कर रही है कि यार ये बढ़ रही है ये घट रही है तो टोटल एनर्जी चेंज हो जाए। टोटल एनर्जी अपनी फिक्स रहेगी कितनी, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर अपनी टोटल एनर्जी है। काइनेटिक घटती रहेगी, पोटेंशियल बढ़ती रहेगी। झूला झूले हो, झूले में यहां पर नीचे वाले बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ जाओ, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमारे पास, या बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ऐसे करके चल रहे हैं, ऐसे करके चल रहे हैं झूले में, ठीक है। तो अब सोचो जरा, यहां पर जब यहां जा रहे हैं ऐसे, यहां पर मेरे पास वेलोसिटी रुक गई, मतलब खत्म हो गई, वेलोसिटी जीरो, लेकिन बंदा यहां से इतनी हाइट तक आ गया, चढ़ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। बोलो स्पीड जीरो हो गई तो काइनेटिक जीरो, काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पोटेंशियल यानी कि मैक्सिमम कब हुई, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, किसके बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर, डिस्प्लेसमेंट अपना एम्पलीट्यूड के बराबर, यानी कि व्हेन x इज इक्वल्स टू, इस x की जगह क्या रख दे, a रख दे, तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि पीई मैक्सिमम की बात अगर मैं करूं, पीई मैक्सिमम, तो ये कभी होगा व्हेन x बराबर a, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपना एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, कितना हो जाएगा ये, हाफ के ए स्क्वायर, यही तो हो जाएगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और ये मैक्सिमम काइनेटिक तो जीरो होगी इस कंडीशन पे, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अपनी टोटल एनर्जी के बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो जरा, है कि नहीं। तो काइनेटिक है नहीं, पोटेंशियल ही अपनी जो होगी वो टोटल एनर्जी होगी। अब सोच के बताओ, यहां से जब वो ऐसे करके धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे जब आया तो वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट कितना है, x बराबर कितना, जीरो, यहां पर इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो, एम्पलीट्यूड a ही है। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, इसमें x बराबर में क्या रखूंगा, जीरो रखूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी मेरी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वो कितनी हो जाएगी फिर से, हाफ के ए स्क्वायर, यही तो हो जाएगी। तो यही तो अपनी टोटल एनर्जी भी है। तो बॉटम मोस्ट पे जब बॉटम आएगी, बॉटम वाले पे काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी होगी, टॉप मोस्ट पे यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी वो टोटल एनर्जी होगी, और बीच में हमारी दोनों का सम, बीच में कहीं पर भी दोनों का सम टोटल एनर्जी होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम टोटल एनर्जी होगी। ये हमारी यहाँ पर एक एनिमेशन है छोटा सा, देखो जरा, दिख पा रहा, दिख पा रहा, सोच के बताओ, देख के बताओ। ये जा रहा ऊपर, रोलर कोस्टर देखियो, रोलर कोस्टर नाम ही नहीं सुना होगा, बहुत सारे गरीब लोग हैं हमारे यहाँ पर, रोलर कोस्टर का नाम सुना है, गधे हो रखे हैं बिल्कुल। बताओ पहले रोलर कोस्टर का नाम सुना है या नहीं सुना, कितने लोगों ने सुना है रोलर कोस्टर, और बैठे कितने लोग हैं उस पर।
ये तो मवेशी की है। वो तो जरा 11 बजे कौन खाना खाता है? मैं 10:30 बजे क्लास लेता हूँ, 10:30 बजे ही लेता हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता हूँ, लेकिन वैसे लेता 10:30 बजे। चलो तुमको बिठाते हैं, तुमको डर लगता है तो मैं बिठाते हैं। रोलर कोस्टर होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। वो देखी होगी तुमने फाइनल डेस्टिनेशन, उसमें आता है बहुत रोलर कोस्टर वाला, देखे होगे, ठीक है। तो चलो खैर, रोलर कोस्टर अब यहाँ पर देखो, रोलर कोस्टर में यहाँ पर जब ये हमारी शू ऐसे करके आ रही है, हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे करके धू 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 कम हो रही है ना। यहाँ पर देखो वेलोसिटी बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आने के बाद में फिर यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना। तो नीचे जा रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक इंक्रीज हो रही है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन क्या है। मतलब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है पोटेंशियल अपनी बढ़ रही है, जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि शू ऐसे करके आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अपनी बढ़ रही है। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो 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 बोलो। हाँ बिल्कुल, सू सू करके आता है, सू ऐसे। चले, समझ में आ गया पोटेंशियल कहाँ होगी? मैक्सिमम पोटेंशियल। याद रखने वाले फॉर्मूले हैं ये। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कितना है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा तुम्हारा जनरल फॉर्मूला काइनेटिक का, और पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहां पर मुद्दे की बात यह है कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए, व्हेन एक्स डिस्प्लेसमेंट बराबर एम्पलीट्यूड हो जाए, जब चलते चलते डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए तो पोटेंशियल अपनी मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम कितनी होगी? एक्स की जगह पे ए रख दो, बात खत्म हो गई। जब यहां पर एक्स बराबर हमारा ए हो जाए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए? ये तुम्हारे एम्पलीट्यूड के बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट चलते चलते अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाए एम्पलीट्यूड के बराबर, तो उस कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी अपनी कैसी हो जा रही है? 0 हो जा रही है। बात क्लियर है? जल्दी से बोलेंगे। फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो टोटल एनर्जी है, विच इज कंजर्व, विच इज ऑलवेज कंजर्व। हाँ या ना? विच इज ऑलवेज कंजर्व। तो जल्दी से देखो जरा, यहां पर ये खींची इसने पोटेंशियल एनर्जी, और यहां से इसको क्या मिल गई? देखो जरा, देखो 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 क्या मिल गई? शू। क्या मिला यहां पर? जल्दी से बताओ तेजी से, अरे तेजी से बोलो क्या मिली इसको? ये खींच रहा है यहाँ, भाई साहब खींच रहे, तो भाई साहब को खींचने में क्या हुआ? यहां खींचा, अब यहां से इसको वेलोसिटी मिल गई। क्या मिला? खींचने पे क्या इंक्रीज करी? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी, और जैसे ही रिलीज किया तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ने क्या करा? कन्वर्ट हो गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जल्दी से बोलो हाँ या ना? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा गधेड़ाज? जल्दी से बताओ, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो बहुत बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पीई इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, विच इज इन जनरल। और अगर पीई मैक्सिमम की बात कर दूं मैं, तो मैक्सिमम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। और ये घटना कभी घटेगी? व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए। बोलो क्लियर है? जल्दी से, ठीक है, बहुत बढ़िया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहां पर ये देखो जरा, इमोजीज इस बार कुछ ज्यादा ही अच्छे अच्छे यूज किए गए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या है? वो कंजर्व रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, विच इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। यात्रीगण ये अपनी कंजर्व रहेगी। तो मैं यहाँ पर अब इसका ग्राफ दिखाना चाहूंगा। ग्राफ में क्या हो रहा है देखो जरा, ये तुम्हारी एनर्जी और ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये एक्सिस में है एनर्जी और ये एक्सिस में है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें निकल के आ गई। अब देख के बताओ जरा कि डिस्प्लेसमेंट यहां ओरिजिन पे 0 है, डिस्प्लेसमेंट अपना ओरिजिन पे 0 है, तो ओरिजिन पे कौन सी एनर्जी 0 होती है? शू। यहां पर बताओ वेलोसिटी 0 हो रही है, या यहां पर आके डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है? कौन 0 हो रहा है? सोच के बताओ। ऐसे करने पे कौन सी एनर्जी 0 होगी? यहां पर कौन सी एनर्जी 0 हो रही है? टॉप मोस्ट पे काइनेटिक। यहां पर कौन 0? पोटेंशियल। तो जो तुम्हारा मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे कौन 0 होता? तो आप कहेंगे पोटेंशियल। तो देखो जरा, यही तो अपना डिस्प्लेसमेंट मिनिमम यही तो है।
मतलब मिनिमम कह रहा है डिस्प्लेसमेंट जो मीन पोजीशन है वो यही वाली है। मीन पोजीशन पे कौन जीरो हो रहा, पोटेंशियल। तो ये जो ग्राफ जा रहा है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसे करके जा रहा है। तो ये ग्राफ किसका होगा, यहां पर ये ग्राफ अपना यहां पर जीरो पे मिल रहा है, तो ये पिंक वाला ग्राफ अपना किसका हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ देख लो। दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा है। इसी मीन पोजीशन पे जो दूसरा वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये अपने मैक्सिमम पे है। देखो देखो जरा ये वाला, तो जब ये जीरो पे है, डिस्प्लेसमेंट जीरो पे है, एनर्जी मैक्सिमम पे है, तो ये कौन सी एनर्जी होगी जो मैक्सिमम पे होगी जब मीन पोजीशन पे है, तो ये वाला ग्राफ होगा अपना काइनेटिक एनर्जी का। ये देखो लिख भी रखा है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये है, तो इन दोनों का जो सम है वो हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जो कि कॉन्स्टेंट है, तो वो है हमारा ये है हमारी टोटल एनर्जी का ग्राफ। टोटल एनर्जी हमारी फिक्स रहेगी विच इज इक्वल टू हाफ KA², जो कि फिक्स क्वांटिटी है। ये है अपनी टोटल एनर्जी की लाइन। ठीक है, काइनेटिक ये तुम्हारा अपना कौन हो गया, काइनेटिक का। ये वाला तुम्हारा किसका हो गया, पोटेंशियल का। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है, काइनेटिक घट रही है, लेकिन उनका सम हमेशा कितना रहेगा, हमेशा टोटल एनर्जी के बराबर रहेगा, हाफ KA² के बराबर रहेगा। ठीक है, जल्दी से बोले हाँ या ना, तेजी से बोले, मिल के बोले। समझ आ रहा है सारे यात्रीगण को, बढ़िया। आगे बढ़ जाएं, अब बताएं ज़रा, आगे बढ़ जाएं यात्रीगण, जल्दी से बोले, आगे बढ़ जाएं, मिल के बोले, आगे बढ़ जाए, सारे बोले आगे बढ़ जाए, प्रेम से बोले आगे बढ़ जाए। हैज़बीन रमज़ान कितने हो गए तुम, बताओ कितने हो गई, बोलो। आठ हो गई, ओके चलो, अब तुम चले जाओगे थोड़े दिन बाद, सो सैड, वेरी बैड। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम है हमारा, स्प्रिंग मास सिस्टम SHM में। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या करा जाता है, जैसे हमारे पास में यहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग का मास है अपना m, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम लोग स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं, के स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं या स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, के। ठीक है, तो स्प्रिंग अगर अपना ऐसे लगा हुआ है, इसको स्ट्रेच करके ऐसे करके खींच के छोड़ दो, ऐसे ऐसे करके SHM करता रहेगा, या ये ऐसे लगा हुआ है, इसको खींच के ऐसे करके छोड़ दो तो ये SHM करता रहेगा। दोनों केस में ये SHM कर रहा है। ठीक है, अब ये SHM कर रहा है तो इसके पास टाइम पीरियड भी होगा, और टाइम पीरियड जो होगा उसका फॉर्मूला T = 2π√m/k। जनरली जो SHM यहाँ पर होता है उसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, वो होता है 2π डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। डेरिवेशन भी है, ये छोटा सा एक डेरिवेशन भी है, लेकिन मैं डेरिवेशन में ज़्यादा घुस नहीं रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये इसी फॉर्मूले से ड्राइव होके आता है। तो जनरल फॉर्मूला तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन है। इसी को जब अपन सॉल्व करते हैं ना, तो ये फॉर्मूला बनता है स्प्रिंग के केस में। स्प्रिंग के केस में ये फॉर्मूला बनता है, और जो हमारा पेंडुलम होता है, पेंडुलम के केस में बनता है T = 2π L/g ना, यही तो होता है, यही होता है यार, T = 2π√L/g या G/L, हाँ यही तो है, L/g वही है। तो ये होता है हमारे स्ट्रिंग के केस में। ठीक, मुद्दे की बात ये है कि हमें अभी क्या देखना है, हमें अभी स्प्रिंग देखना है। तो स्प्रिंग के केस में अपना को T = 2π√m/k जनरल फॉर्मूला मिलता है। ये मिलता है हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन से। इसका एक डेरिवेशन भी होता है घटिया सा छोटा सा, जिसमें हम घुस नहीं रहे, बस ये याद रखेंगे कि अगर मेरे पास स्प्रिंग का केस आता है, तो स्प्रिंग में ऐसे स्प्रिंग में मोशन हो या ऐसे स्प्रिंग में मोशन हो, हमारे पास फॉर्मूला ये रहेगा
एम बाई के इक्विवेलेंट कर दो, एम बाई के इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट के निकालना होता है यहाँ पर, ठीक। चले तो अब यहाँ मेरे पास पैटर्न है स्प्रिंग को जोड़ने के। स्प्रिंग को जोड़ने के मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्प्रिंग लगा हुआ हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि अगर कॉम्बिनेशन की बात करी जाए स्प्रिंग के, तो पहला कॉम्बिनेशन मैं सीरीज में देख ले रहा हूँ। अगर मेरे पास सीरीज में लगे हुए हैं स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग का जो स्टिफनेस कांस्टेंट है वो K1 है, दूसरे का स्टिफनेस कांस्टेंट K2 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो पैटर्न रहेगा, K इक्विवेलेंट निकालेंगे, K इक्विवेलेंट हमारा वैसा रहेगा, K इक्विवेलेंट यहाँ निकालेंगे तो वो K इक्विवेलेंट आएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, या सिंपली 1 बाई K इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3, जो भी होगा, जितने भी होंगे, ऐसे करके। अब कहोगे यार ये कैसे करके निकाल के लेकर आए हैं, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर होगा क्या, देखो जरा, निकालना कुछ नहीं है, के इक्विवेलेंट निकालना था मैंने, है ना। सपोज कर लो कि यार क्या डेरिवेशन में नहीं करा रहा यार, डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, बस मैं तुम्हें एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि कैसे करके होगा। सपोज करो इस बॉडी को मैंने खींचा एक एफ फोर्स से, एफ फोर्स से खींचा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आया, इस वाले स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट आया x1, इस वाले स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट आया x2, और जो नेट हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट, सॉरी नेट कह सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया x। तो F इज इक्वल टू क्या मिलता है मेरे को, माइनस का K इक्विवेलेंट इंटू x, और x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x1 प्लस x2, है ना। तो माइनस का K इक्विवेलेंट x1 प्लस x2, ये तो हो गया हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट। और ये F इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसमें क्या है, इसमें फोर्स देखा जाएगा, इसका फोर्स कितना हो जाएगा, K1 x1, इसका K2 x2। इनको सिंप्लीफाई जब मैंने किया पूरा, तो मुझे जो मिला वो इक्वेशन ये वाली मिली, 1 बाई K इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3। अगर दो स्प्रिंग लगे हैं तो सिंपली K इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तीन लगे हैं तो K1 K2 K3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K1 K2 K3 अपॉन K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1, है ना। इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो अगर दो स्प्रिंग लगे हुए हैं सीरीज में, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय K इक्विवेलेंट रखना होता है, यहाँ पर अपना को रखना होता है K इक्विवेलेंट, विच इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये था मेरा मुद्दा, ठीक है। मेन मुद्दा यहाँ पर ये था, K इक्विवेलेंट का मेन मुद्दा था कि K इक्विवेलेंट यहाँ क्या रखेंगे। तो यहाँ सीरीज में K इक्विवेलेंट कैसा रखा जा रहा है, बिल्कुल कैपेसिटर जैसा, है ना। तो ये जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है ये किसके जैसा है, याद करो, जैसा हम कैपेसिटर में पढ़ते थे वैसा ही है K इक्विवेलेंट, है ना। मतलब सीरीज का कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, सीरीज का क्या, पैरेलल का भी वही कैपेसिटर जैसा ही रहेगा, ठीक है। पैरेलल में देख लो, पैरेलल में दो स्प्रिंग यहाँ पर मैंने लगा दिए। अच्छा, ये स्प्रिंग अगर ऐसे लगे हुए हैं तो, या ऐसे लगे हुए तो भी वही सेम काम करेगा, ठीक है। यानी कि वर्टिकल में भी लगे हुए हों ऐसे करके, एम मास यहाँ पर K1 यहाँ पर K2, ऐसे भी लगे हों तब भी सेम ही काम करेगा, वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। यहाँ पर K इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो आएगा K1 प्लस K2, इस तरीके से ये निकल के आएगा। अगर तीन होते K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाता है ना। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाय K इक्विवेलेंट। जनरल फॉर्मूला ये रख दिया तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय K1 प्लस K2। और होंगे तो आगे बढ़ा देंगे, नहीं होंगे तो यहाँ से काम खत्म कर, ठीक है। यहाँ तक बताया जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत हुई, किसी को कोई, बोलो जल्दी जल्दी, समझ आ रहा है। अभी थोड़े लोग जागरूक हो रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं अब, है ना। क्लियर हुआ, ठीक। ओके, बढ़िया। चलें, फिर मर गए, फिर मुर्दा हो गए 2-3 लोग। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल पेंडुलम की अगर बात करी जाए, ये भी अपना SHM को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखो ज़रा, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये एंगुलर SHM में आ जाएगा। एंगुलर SHM में फॉर्मूला वही रहेगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ठीक है।
और रखेंगे कहाँ से, ये निकाला कहाँ से हमने, जो इसका बेसिक जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये बेसिक है, इसी को ही फॉलो करते हुए, इसी को ही हम लोग लगाते हुए ये फॉर्मूले पे आ जाते हैं। मतलब पिछले वाले में एम बाई के और इस वाले में एल बाई जी अंडर रूट के अंदर, ये निकलता किससे है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन से ही निकलता है। तो जो बेसिक फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई, वो ना भूलें, इसी से ही निकलेंगे बहुत सारी चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। और यूनिट भी अगर डायमेंशन से अगर इसको चेक करना चाहो तो इससे निकाल सकते हो, है ना, कि कौन सा फॉर्मूला तुम्हारा वैलिड है। जैसे मैं अभी कंफ्यूज हो रहा था कि जी बाई एल है कि एल बाई जी है, फिर मैंने देखा एल तो डिस्टेंस है और जी अपना एक्सेलरेशन है, मैंने फिर सोच लिया कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो टाइम पीरियड ही तो होगा, तो ये हो गया, ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम, इसमें एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ तुम लोगों को। तुम कहाँ थे शहजाद, चोर आदमी, जजा तुम भी नहीं थे, सो रहे हो ना, ओके सो रहे हो सब, वालेकुम सलाम। चले अब आगे बात करते हैं सुपर पोजिशन, विच इज़ ए इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसएचएम। इसी पे ही सारे के सारे खेल होने वाले हैं। एसी भी इसी पे ही होगा, वेब भी इसी पे ही होगा, एसएचएम भी इसी पे ही होगा। ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर पोजिशन। मतलब इसको अगर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। और ये समझ में तुम्हारे आ चुका है, मतलब कंट्रोवर्शियल बातें कर रहा हूँ मैं कि ये समझ में आ गया तो तुम्हें सब समझ में आ गया, और ये समझ में तुम्हें आ चुका है पहले से ही, पहले से समझ में आ चुका है। ये बिल्कुल सेम है वेक्टर जैसा। वेक्टर में हमारे पास में क्या होता है कि वेक्टर होता है, एक वेक्टर होता है और उसके साथ में एक डायरेक्शन होती है ना, मतलब एक मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ में डायरेक्शन होती है, यही तो होता है वेक्टर। तो यहाँ पर भी अपने जो वेव होती है, तो वेव के पास में उनका एम्पलीट्यूड होता है और वो किसी एंगल पे जाती होती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एंगल पे जाती हो, कभी कभी वो जीरो पे भी चले जाती है ना। तो मैं बेसिकली ये लेकर चल रहा हूँ कि एक वेव और दूसरी वेव किसी ना किसी एंगल पे जा रही है, मतलब अगर एक जीरो पे जा रही है तो दूसरी वेव किसी और एंगल पे जा रही है, मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अगर दो वेव हैं, दो वेव का अगर मेरे को दो वेव, सुपरपोजिशन का मतलब समझते हो, सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर दो वेव है और वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, दो वेव अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन होगा वो वेक्टर सम के बराबर होगा। रिजल्टेंट जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो नई वेव बन रही है तीसरी, तो जैसे मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दूं, मैंने कहा एक छोटी सी टॉर्च लो, टॉर्च को ऐसे करके फोकस मारो, जलाया मैंने, और जला के मैंने यहाँ पर कहीं इस जगह पे फोकस मारा, यहाँ पर मैंने फोकस मारा, छोटी सी टॉर्च थी, इतना बड़ा सा फोकस इसका आ गया, ठीक है। मैंने पहली टॉर्च को ऐसे करके मारा था, दूसरी टॉर्च को थोड़ा सा नीचे से किसी एंगल पे, ऐसे किसी एंगल पे मारा, तो दूसरी टॉर्च थोड़ी बड़ी थी, उससे मैंने फोकस मारा, तो यहाँ पर मेरा फोकस इतना ज़्यादा आ गया, ठीक। मैंने कहा कि यार एक का फोकस आया मान लो 2 यूनिट और दूसरे का फोकस आया मान लो 4 यूनिट, तो दोनों का फोकस आया, दोनों जो वेव आ रही थी वो ऐसे करके आ रही थी किसी एंगल पे, समझ में आ रहा, किसी एंगल पे आ रही थी, और एक का एम्पलीट्यूड आ रहा था 2, एक का एम्पलीट्यूड आ रहा था 4। तो मैंने कहा यार जो पहली वाली वेव थी वो मान लो ये थी, y1 इज इक्वल टू a1 या 2, जो भी तुम्हारा मन है, a1 साइन ओमेगा टी, पहली वाली वेव का जो फेज था वो इतना था। दूसरी वाली जो वेव आई हमारी वो आई a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, कुछ फेज डिफरेंस इसमें आ गया, दोनों में कुछ एंगल का फर्क था, मतलब पहली ऐसे आ रही है तो दूसरी ऐसे आ रही है, किसी एंगल पे आ रही है, ठीक है। तो मैंने कहा जब इन दोनों से जो हमारी तीसरी वेव बनी, जो तीसरी वेव बनी y रिजल्टेंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, एक से 2 का एम्पलीट्यूड, एक से 4 का एम्पलीट्यूड, एक से कह सकता हूँ a1 एम्पलीट्यूड, एक से कह सकता हूँ a2 एम्पलीट्यूड, अलग अलग एम्पलीट्यूड है और दोनों के दोनों किसी फेज डिफरेंस के साथ में आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि फेज डिफरेंस के साथ में आए, वो दोनों सेम डायरेक्शन में भी आ सकती है, ऐसे करके दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में भी आ सकती हैं, ऐसे करके दोनों 90 डिग्री पे भी आ सकती है फेज डिफरेंस, दोनों 60 डिग्री पे भी आ सकती है, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि फेज डिफरेंस हो ही, जरूरी नहीं है कि नहीं ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो जब इनसे रिजल्टेंट वेव बनेगी तो उसमें एक नया एम्पलीट्यूड आएगा, उसका नया एम्पलीट्यूड के साथ में, उसके नए एम्पलीट्यूड के साथ में साइन वैसे का वैसा ही रहेगा, फेज जो था पहले ओमेगा टी जो कॉमन था वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, और इन दोनों के बीच के फेज के अलावा एक नया फेज और आ जाएगा, ठीक है, एक नया फेज आएगा। ये अब जो थीटा है ये नया फेज है, ये क्या है, नया फेज डिफरेंस बिटवीन पहली वेव
एंड रिजल्टेंट वेव, ठीक है। ये ए जो है ये नई वेव जो बनी है, नई वेव का एम्पलीट्यूड है, नई वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक। तो हमें जो नई वेव बनानी है, हमें नई वेव बनाने के लिए इनमें से किस किस चीज की जरूरत है? हमें साइन की जरूरत नहीं है, हमें ओमेगा टी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी नया एम्पलीट्यूड बनाने की, क्योंकि हमारा जो पुरानी वेव थी, पुरानी वेव का एक का एम्पलीट्यूड 2 था, एक का एम्पलीट्यूड 4 था। तो अब हमारा एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है बिटवीन 2 और 4। वेक्टर को याद करो, वेक्टर में जो हमारा ए होता था या रिजल्टेंट होता था, अगर मेरे पास 2 वेक्टर हो रहे हैं, 2 वेक्टर में एक 2 है एक 4 है, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 + 4 यानी कि 6, और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 2, यानी कि 6 से लेके 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट निकालने का, यानी कि एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका। तो वेक्टर में एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं? ए बराबर √of a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 कॉस दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता था, है ना, वही। मैं अगर तुमसे कहूं कि यार देखो जरा a वेक्टर बराबर 30, ये a वेक्टर बराबर 2 है, b वेक्टर बराबर 3 है, और दोनों के बीच में जो थीटा था, वहां पर मैं थीटा से डिनोट करता था, थीटा बराबर 60 डिग्री है, ऐसे करके। तो तुम्हें क्या दिखा? तुम्हें दिखा कि पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड 2 है, दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड 3 है, और दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो 60 है। देखो जरा, वैसे के वैसे बन गया वेक्टर जैसा। तो मैं कहूंगा यार अगर ये 2 वेक्टर है 60 डिग्री के एंगल पे, यानी कि एक 2 के एम्पलीट्यूड का और एक 3 के एम्पलीट्यूड का 60 डिग्री के एंगल पे लगे हुए, तो रिजल्टेंट कैसा जाएगा? इन दोनों के बीच का एंगल तो 60 डिग्री दिख रहा है, रिजल्टेंट ये बीच से ऐसे करके जाएगा। बोलो हाँ या ना? रिजल्टेंट ये बीच से जाएगा, जो भी एंगल बनाएगा दिस इज कॉल्ड यहां वाला थीटा। वो जो भी एंगल बनाएगा वो नया वाला, नया फेज डिफरेंस बिटवीन पहली वेव और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और नई वेव का एम्पलीट्यूड अपना कैसे निकालते थे? याद करो, जो नया रिजल्टेंट निकालेंगे वो क्या करेंगे हम? √of 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3 × cos 60, यही तो करते थे। सोच के बताओ, वेक्टर जैसा है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल वेक्टर जैसा है, सेम वही फॉर्मूला, वही सब कुछ। अच्छा, यहाँ का जो थीटा था वो इसके अकॉर्डिंग थीटा निकालते tan phi करके, tan phi बराबर क्या रखते थे? तो b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, यही तो रखते थे। यहाँ पर फाई जो है वो यहाँ का थीटा है, और जो यहाँ का थीटा है वो वहाँ का फाई है। तो मैं अगर इस थीटा को निकालूंगा तो इस थीटा को कैसे करके निकालूंगा? tan थीटा बराबर b बोले तो a2 साइन इन दोनों के बीच का एंगल अपॉन a1 + a2 cos phi। बोलो, सब चीज वैसी की वैसी है। जल्दी से बताओ, यहां तक याद है या नहीं है, ये बताओ। जल्दी से बताओ, यहां तक याद है? मैं तुम्हें फील भी करा दूंगा अभी, तुम बस पहले अभी बताओ कि यहां तक याद है। ओके, तो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर टोटल का टोटल सुपरपोजिशन जो है वो अपने वेव उसके जैसा है, वेक्टर जैसा है। अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि यार यही वाली दोनों वेव ले रहे हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा के अब सोचो ऐसे करके बना दूँ। ध्यान से देखना गधेड़ा। y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर a2 कॉस ओमेगा टी। मुझे बताओ रिजल्टेंट वेव जो बनेगी y, इसकी इक्वेशन बताओ तेजी से। जो रिजल्टेंट वेव है इसकी इक्वेशन बता सकते हो? तेजी से बताओगे सब लोग बताओ, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। सब लोग बताओ, एक वेव ये है, एक वेव ये है, इनसे रिजल्टेंट बनेगी। तुम लोगों को वेक्टर देखना है, वेक्टर में पहले का एम्पलीट्यूड ये,
दूसरे का एम्पलीट्यूड ये, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, उस एंगल के हिसाब से मैंने वेक्टर सॉल्व करना तुम्हें बताया था कि अगर वन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रिजल्टेंट इज इतना, वन थीटा इज इक्वल टू इतना डिग्री रिजल्टेंट इज इतना, वैसे ही निकलेगा। तो वो जो नई वेव बन रही है वो नई वेव मुझे बनाकर बताओ कितनी बनेगी, जल्दी से बताएं, नई वेव बताएं, जल्दी से नई वेव बताएं, नई जो इसका रिजल्टेंट वेव बनेगी वो क्या बनेगी, तेजी से बताएं। बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, मतलब वेक्टर और एसएचएम और तुम्हारा वेव और तुम्हारा एसी, इन सबको मर्ज करके एक ही चैप्टर में करा दूंगा, सारी की सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी अगर ये समझ में आ रहा है तुम्हें। थोड़ी सी बुद्धि लगा लो कि वेक्टर से कैसे करके सॉल्व होता है ये। कोई बताएगा? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये हो गया एम्पलीट्यूड इसका, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड। बहुत बढ़िया तलत। और कुछ? और कुछ भी होगा? वैसे होना तो बहुत कुछ है। और कुछ होना है? देखो ज़रा यहाँ पर क्या होगा, मैं तुम्हें अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी कलाकारी दिखाऊं। ये सारी चीज़ें वेक्टर जैसी हैं, कुछ भी याद करने जैसा नहीं है। सोच के बताओ ज़रा यहाँ पर, इस वेव का एम्पलीट्यूड a1, इस वेव का एम्पलीट्यूड a2, और ये वेव है हमारी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी वाली को लिख सकता हूँ a2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हो गया। पहले तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करा ना, दोनों को या तो कॉस में कन्वर्ट कर लो या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया। अब सोच के बताना ध्यान से गधेड़ास कि इस वेव में और इस वेव में कितने का डिफरेंस है। तो आप कहेंगे यार ओमेगा टी तो बराबर है, एंगल में डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री। यानी कि अपन को ये पता लग गया, अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट की बात कर लूं, वेक्टर में मेरा a1 बराबर तो a1 है, a1, a2 बराबर मेरा a2 ही है, और जो थीटा है, जो भी एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये चीजें मुझे पता लग गई। अब सोच के बताओ जरा कि अगर मेरे दोनों एंगल, अगर मेरे एंगल 90 डिग्री के, सॉरी दोनों वेक्टर मेरे 90 डिग्री के एंगल पे है, तो रिजल्टेंट अगर मैं a निकालूंगा, रिजल्टेंट सबसे पहली चीज रिजल्टेंट निकालूंगा, तो वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये हो गया मेरा। तो जो नई वेव आएगी, नई वेव में दो चीजें मैंने कहा था, एक तो तुम्हें निकालना है a, साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, ओमेगा टी वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ का जो नया टर्म आएगा फाई, वो निकालना होगा। मतलब तुम्हें दो चीजें निकालना है, एक a निकालना है और एक फाई निकालना है, दो चीजें। a तुमने निकाल दिया यहाँ से, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस y इज इक्वल टू कितना मिला, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद साइन वैसे का वैसे ही रहा, ओमेगा टी वैसे का वैसे ही रहा, प्लस फाई निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, टेन फाई बराबर क्या होता मेरा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। यही तो, थीटा कितना है दोनों वेव में, बताओ जरा, थीटा कितना है दोनों वेव में, 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1, कॉस 90 0, तो b क्या है तुम्हारा, a2, a क्या है, a1, टेन फाई वैसे का वैसे ही, तो फाई बराबर कितना रहेगा गधेड़ाज, फाई बराबर रहेगा टेन इनवर्स a2 बाई a1। तो यहां पर क्या रखोगे, प्लस टेन इनवर्स a2 बाई a1। ये बनेगी तुम्हारी वेव। नहीं आया? हाँ ठीक है, एम्पलीट्यूड बता रहे थे, कोई बात नहीं, एम्पलीट्यूड तो तुम्हारा सही है। इक्वेशन मैंने कहा था, इक्वेशन क्या रहेगी, तो इक्वेशन ये रहेगी, समझ में आ गई बात या नहीं समझ में आई? अभी तो मैं थोड़ा सा और न्यूमेरिकल बेस पे देता हूँ, मतलब तो मैं डेटा देता हूँ न्यूमेरिकल, तब ज़्यादा और आसानी से समझ में आएगा। बताओ क्लियर हुआ कुछ कुछ?
जल्दी से बोलो, समझ आया कुछ गधेड़ास? ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ, दूसरा दे रहा हूँ, ठीक है? इसे मिटा रहा हूँ, दूसरा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। मिटा रहे, वेव है तुम्हारी ऐसे, y इज इक्वल टू या y1 इज इक्वल टू, मान लो कि 4 साइन ओमेगा टी, एक वेव ऐसे करके मिली और दूसरी मिली तुम्हें y2 इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी। ठीक है, दोनों वेव दिख रही हैं। अब यहां से अगर मैं तुमसे कहूं कि रिजल्टेंट वेव बताओ, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन बता दोगे? दोनों की दोनों देखो साइन में है, ये भी साइन में, ये भी साइन में, यानी कि कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सोच के बताओ, अगर दोनों साइन में है, इसका फेज कितना ओमेगा टी, इसका फेज कितना ओमेगा टी, इज देयर एनी फेज डिफरेंस? तो कहोगे नो, यानी कि जो फाई है फेज डिफरेंस है वो कितना है 0। तो क्या पता लग गया कि दोनों वेक्टर अपने सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दो वेक्टर अपने सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, यहां पर फाई से यूज करता हूं यार, तुम कंफ्यूज मत हो ना, फाई और थीटा एक ही बात है। थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट इज, रिजल्टेंट बोलो, रिजल्टेंट इज, तो आप कहोगे a प्लस बी, व्हाट इज a प्लस बी, दैट इज 9। हो गया काम खत्म। साइन, ये साइन हो गया, ओमेगा टी में कोई चेंज नहीं होता है। अब फेज डिफरेंस और निकालें, पहली वेव और दूसरी वेव, तो वो भी तो 0 ही होगा। मतलब एक बंदा तुम्हें यहां खींच रहा, दूसरा भी यहां खींच रहा है, तो तुम खिंचोगे कहां पर? यहीं तो खिंचोगे। तो जो डायरेक्शन इसकी है वही इसकी, वही इसकी, सेम डायरेक्शन रहेगी। क्या ये समझ में आ गई? ये इक्वेशन 9 साइन ओमेगा टी समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। 9 साइन ओमेगा टी समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बोलो हाँ या ना, तेजी से। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी पे ही दूसरा क्वेश्चन बना देते। y1 इज इक्वल टू, मान लो 4 cos ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू 5, 3 ले लो, 3 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ऐसे करके दो वेव बन गई। ठीक है, अब देखो जरा, दोनों की दोनों अपनी किस में है? दोनों की दोनों कॉस में है, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर साइन में एक कॉस में होती तो चेंज करता, लेकिन दोनों की दोनों कॉस में ही है। ठीक है, यहां से क्या बनाएंगे, ध्यान से देखना। वाई रिजल्टेंट वेव बनाना है। रिजल्टेंट वेव में मुझे क्या चाहिए होता? मुझे चाहिए होता एक एम्पलीट्यूड, कॉस कॉस है, कॉस ही रखेंगे, ओमेगा टी वैसा ही रखेंगे, और यहां पर एक नया टर्म आ जाएगा, यानी कि एक ये टर्म चाहिए और एक ये टर्म चाहिए। ठीक है, वेक्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं। वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पर इनका जो एम्पलीट्यूड है, या कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड, पहला a1 बराबर कितना 4, a2 बराबर कितना 3, रिजल्ट ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देखो कितना, थीटा बराबर कितना पाई बाई 3, दैट इज 60 डिग्री। तो मैं a निकालूंगा, रिजल्टेंट निकालूंगा, तो रिजल्टेंट a बराबर कितना, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60, दैट इज 1/2। ये 2 कैंसिल हुआ, 16 9 25 और 4 3 12 27 37। बोलो हाँ या ना। अंडर रूट में 37 आया कि नहीं आया? एम्पलीट्यूड आ गया, यानी कि यहां से y इज इक्वल टू, पहला टर्म आ गया रूट ऑफ 37, कॉस अपना वैसे ही रहा, ओमेगा टी वैसे ही रहा, प्लस ये वाला टर्म अपना कैसे निकालते हैं? tan वाले से। tan फाई बराबर कितना होता है? tan फाई बराबर b, यानी कि दूसरा वाला, यानी कि 3 साइन 60 अपॉन 4 प्लस 3 कॉस 60, जो भी निकल के आया। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 3√3/2 अपॉन 4 प्लस 3/2 है ना। तो 3/2 होता है तुम्हारा 1/1.5, 5/5 है ना, 11/2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3√3/11, ये आ जाएगा tan इनवर्स में। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 3√3/11।
मुद्दे की बात मेरा ये टर्म, डराने वाला टर्म लाना नहीं था यार, वो डराने वाला टर्म तो तुम्हारा आ गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे तो सॉल्व करके दिखाना था कि वेक्टर से कैसे करके सॉल्व होता है। बस ये बताएं क्या यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एम्पलीट्यूड 5 किसका आ रहा? √37 आ रहा मेरा। आयुष तुम कहाँ थे? क्लियर है? देखो मुद्दे की बात मेरा ये नहीं था कि यार मैं तुम्हें यहाँ पर डराऊं tan इनवर्स 3√3/11, ये लाना नहीं है, ये कुछ भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि हमने वैल्यूज क्या क्या ली है, उस पर डिपेंड करता है। मेरा मुद्दे की बात ये है कि मैं इसको वेक्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, जैसे वेक्टर सॉल्व होता है अपना वैसा ही ये पूरा कंसेप्ट है, पूरा का पूरा कंसेप्ट वैसे का वैसा ही है। तो क्या समझ में आ गया? वेक्टर के अकॉर्डिंग में सॉल्व कर लूंगा, जैसे वेक्टर सॉल्व किए, जितने क्वेश्चन वेक्टर पे किए उतने क्वेश्चन अपने एसएचएम पे हो जाएंगे, उतने ही क्वेश्चन वेव पे हो जाएंगे, उतने ही क्वेश्चन एसी पे हो जाएंगे। एसी भी तो यही है, सोचो जरा, एसी भी तो यही है। अगर एक की इक्वेशन दे दी, दूसरा 90 पे है, फेज डिफरेंस 90 है, यानी कि एक एल सर्किट है, एक सी सर्किट है, रिजल्टेंट अगर तुमसे पूछ लिया जाए, वेक्टर ही तो लगाओगे। तो वेक्टर का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है वेक्टर का? जल्दी से बताए, समझ गए होंगे। चलो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे पास में सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम तो हो गया। अब डायरेक्शन की बात करी जाए कि दो डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है और सेम फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो मैंने कंसेप्ट बताया था ये इसी का ही था। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में सेम डायरेक्शन में रहेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब दोनों के दोनों वाई एक्सिस में। पहला वाला y1 a1 sin ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी, यानी कि ये भी अपना एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये भी अपना एक्स एक्सिस में जा रहा है, दोनों के दोनों y बराबर है ना, एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। तो डायरेक्शन कैसी है इनकी? डायरेक्शन सेम है दोनों की, दोनों के दोनों एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। बोलो हाँ या ना तेजी से। अच्छा, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, यानी कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है ओमेगा, ये ओमेगा टी, ये वाला टर्म अपना दोनों में सेम है। फ्रीक्वेंसी यहां से अगर निकालेंगे तो दोनों की सेम है, इसकी भी ओमेगा, इसकी भी ओमेगा। तो इनसे जो रिजल्टेंट बनता है, इनसे जो रिजल्टेंट मैंने निकाला अभी तुमको, वो तुम्हें जो रिजल्टेंट मिला वो भी तुम्हें कैसा मिला? एसएचएम ही मिला। और कैसे करके निकाला, क्या क्या निकाला, तो वो आप लोगों को पता है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, जो भी आएगा वो प्लस माइनस करके देख लिया जाएगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट, मतलब अगर हमारे पास में एसएचएम दोनों सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी के जा रहे हैं और वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी अपना एसएचएम ही होगा और उसकी इक्वेशन होगी ये y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। बात क्लियर है? अगर डायरेक्शन सेम हुई, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई, सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, मतलब y इज इक्वल टू या y1 इज इक्वल टू a, ध्यान देना यहां पर बारीकियां हैं, a1 साइन ओमेगा 1t, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t, ठीक है। ये ऐसे करके हमारी पास वेव बन रही है। तो ध्यान दें कि देखो जरा, ये भी y1 यानी कि x एक्सिस में जा रही है, ये भी अपनी x एक्सिस में जा रही है, दोनों के दोनों x एक्सिस में जा रही हैं, लेकिन यहां पर ये ओमेगा और ये ओमेगा आर डिफरेंट, ओमेगा आर डिफरेंट। तो सुपर इम्पोज तो हो जाएंगी ये वेव तो सुपर इम्पोज हो जाएंगी, कोई नई वेव बनेगी विच इज नॉट एसएचएम, विच इज नॉट एन एसएचएम। एन लगाया है, AEIOU, एन किसके साथ लगता है? एन किसके साथ लगता है? AEIOU। मैंने SHM से पहले S से पहले लगा दिया है, तो गलत हूँ सही हूँ वो बताना बाद में, कमेंट करके बताना, ठीक है। सही हूँ गलत हूँ? गलत हूँ ना? तुम लोग, तुम्हें लगता होगा ना कोई कोई गलत पढ़ा देता है साला, कुछ भी बोल के निकल जाता है ऐसे,
बताओ ज़रा, लगता है कि नहीं लगता? बोलो, लगता है? कुछ भी पढ़ा के निकल जाता गलत सलत, है ना? जल्दी से बोलो, हम इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी बोले। नहीं लगता है? सुने ज़रा, जहाँ पर ऐसे टर्म यूज़ होते हैं जिनकी आवाज़ वॉबल्स जैसी होती है, जैसे ये एस है ना, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये सा एच एम होता, ये एस एच एम, ए जैसा लग रहा है ना, ए जैसी आवाज़ आ रही है, एस है ना, एस, तो यहाँ पर ए लगा, एन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा होता सा एच एम, मतलब इसकी आवाज़ जो साउंड होता है एस का, वो सा का साउंड होता, तब यहाँ ए लगाते, अभी यहाँ पर एन ही लगाएंगे। गधेड़ास, मैं सही हूँ तुम गलत हो। अरे तुम लोग बोलते हो, देखो ज़रा, अभी सुमैया ने भी बोल दिया कि मैं गलत हूँ। नहीं लगता ना? पक्का? अरे तुम लोगों ने देखा, वो बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली मूवी में देखा होगा, वहाँ लिखा हुआ है कि NSS राजामौली, इस तरीके से लिखा हुआ देखा है। अब तुम कहोगे यार लो, यहाँ पर एन लगाया हुआ है, SS राजामौली। अरे उसका जो डायरेक्टर राजामौली है ना, तो एस लगा हुआ होता है कि नहीं लगा हुआ होता? एन लगा हुआ होता है, गधेड़ा। अरे तुम बेटा हल्के में ले रहे हो। नई नई हमारे साथ रहोगे तो नई नई बातें ही पता लगेंगी, ठीक है। देखो, मैं एग्जाम्पल के साथ में दे रहा हूँ कि कैसे करके यहाँ पर एन लगाया जा सकता है, कैसे ए लगाया जा सकता है। SHM में तुम्हारे जितनी भी जगह SHM बोलोगे उतनी जगह पे तुम्हें एन लगाना पड़ेगा, ना कि ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। खैर, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं अपना लोग पढ़ लें, तो मैं बस ऐसा ही दिखाना चाह रहा था कि मेरे को इंग्लिश भी आती है और तुम गधेड़ाज हो, ये भी बताना चाह रहा था कि तुम गधेड़े हो, है ना। गलत समझते हो हमको, गलत गलत पढ़ा सकता हूँ तुमको, कैमरे के सामने पढ़ा सकता हूँ, रिकॉर्ड हो रही है चीजें, गधेड़ा। सोचो, देखना चाहिए तुमने। अरे यार, इक्वेशन 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 क्या बनेगी? इक्वेशन कुछ भी बन सकती है, इक्वेशन कुछ भी बन सकती है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आएगा, तो तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इक्वेशन क्या बनेगी, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये SHM नहीं होगा, ठीक है। ये SHM नहीं होगा, इनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होंगी, कुछ अलग वो बनेगा, कुछ अलग बनेगा। तो वहाँ पर क्या होना है कि उसकी नई इक्वेशन बनेगी दूसरी, ठीक है, जिसमें ω1 ω2 इसके अकॉर्डिंग कुछ नया ओमेगा निकाला जाएगा। मुद्दे की बात यह है, SHM नहीं होगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास में सुपरपोजिशन हो दो वेव का इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि एक वेव मेरी जाए एक्स एक्सिस में, कुछ नया एम्पलीट्यूड A1 साइन ω t हो, और दूसरी, सॉरी, ये y एक्सिस में जा रही है, ये जा रही है x एक्सिस में, इसमें ये दे देते हैं A2 साइन ω t, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर एक वेव मेरी जा रही है y एक्सिस में, ध्यान से देखें, एक वेव मेरी जा रही है y एक्सिस में। यहाँ पर याद क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। एक वेव जा रही है मेरी y एक्सिस में, एक वेव जा रही है मेरी x एक्सिस में, दोनों की दोनों कैसी हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो अब यहाँ पर हम कुछ बातें देखेंगे। वो कुछ बातें ये होंगी कि अगर इनका फेज डिफरेंस, मुद्दे की चीज क्या देखेंगे हम यहाँ पर? इनका फेज डिफरेंस। यहाँ पर फेज कितना है? ω t। यहाँ का फेज डिफरेंस कितना है? ω t। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, तो आप कहेंगे यहाँ पर फेज डिफरेंस जो फाई से डिनोट कर दें, फाई से डिनोट कर दें, फाई बराबर कितना है? फेज डिफरेंस 0 या 180 भी हो सकता है, 0 या 180 अगर फेज डिफरेंस होगा, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, रिजल्टेंट जो हमारे पास वेव आएगी, अगर, फिर से सुन लो, अगर हमारे पास इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है 0 है या फिर 180 डिग्री है,
दो वेव परपेंडिकुलर जो जा रही हैं, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस या 0 है या 180 है अगर, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो नेचर होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन नेचर होगा उसका। ठीक है, याद रखना है। दूसरी बात, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम अलोंग सेम डायरेक्शन। हाँ ठीक है, ये कुछ नहीं है। चलो दूसरी बात देखते हैं। अगर मेरे पास में दूसरी बात ये है कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होगा, y इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2, ये हो या 90 हो। मतलब अगर मैं कह दूं यहां से कि फाई जो हो है वो 90 है या 270 है, फेज डिफरेंस, ये वाला फेज डिफरेंस 0 या 180 है, तो रिजल्टेंट कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अगर 90 या 270 है तो जो हमारा नेचर होगा रिजल्टेंट वेव का, बस यहाँ पर नेचर ही शो करना है, रिजल्टेंट वेव का जो नेचर होगा वो होगा हमारा इलिप्स। ठीक है, इस इलिप्स में भी घटनाएं हैं कि अगर इफ इस कंडीशन में 90 और 270 की कंडीशन में अगर A1 और A2 अपना बराबर हो जाए A के, ठीक है, A1 A2 बराबर हो जाए तो वो जो रिजल्टेंट वेव थी इलिप्स जो बन रही थी वो अब क्या कैसा नेचर शो करेगी? रिजल्टेंट वेव इलिप्स से अगर ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कि इनकी जो मेजर माइनर एक्सिस हैं वो बराबर हो जाए, एक ही बराबर हो जाए, तो ये सर्कल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ रिजल्टेंट वेव जो देगी वो हमें क्या देगी? सर्कल देगी। ठीक, तो क्या क्या पता लगा कि अगर एसएचएम है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो वेव जा रही हैं और वो सुपर इम्पोज कर रही हैं, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। अगर फेज डिफरेंस 0 या 180 डिग्री है, अगर 0 या 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेव अपना स्ट्रेट लाइन बनाएगी। अगर तुम्हारा 90 और 270 है, 90 है फेज डिफरेंस या 270 है तो इलिप्स बनाएगी। इसमें भी कंडीशन ये है कि अगर 90 और 270 है उसके साथ साथ A1 और A2 अपने बराबर हैं तो अपनी जो वेव होगी, नई वाली वेव होगी, वो सर्कल बनाएगी। बात क्लियर हो रही है इतनी? ये बस याद रखने वाली बातें हैं। बात खत्म हो गई, टाटा बाय बाय कर सकते हैं। अब आपको बताएं जरा इतनी बातें क्लियर हैं या नहीं है? यहाँ तक खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर खत्म। कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे। और गधेड़ा से कल मैं क्लास लूँगा, पहली बात कल मैं क्लास लूँगा, कल मैं क्लास लूँगा और 10:30 पे लूँगा, 10:30 पे लूँगा, 10:30 पे लूँगा। 11 हो सकता है लेकिन हाँ लूँगा मैं क्लास। सबके सब अपने दोस्तों को बोल दो, क्योंकि अगर कल तुमने क्लास नहीं, कल तुम लोग नहीं आए शुरुआत से, तो कल मैं न्यूमेरिकल को कराऊंगा बाद में, पहले मैं वेब ख़त्म करा दूंगा प्राइवेट करके वीडियो। अपने दोस्तों को बता देना, ठीक है। तरम अभी आई है? तरम ज़्यादी बहुत बहुत सही है। पहले से अटेंडेंस ले ली थी बेटा हमने, पहले से हमने अटेंडेंस ले ली थी। तो मुद्दे की बात समझ गए। अगर कल सारे लोग नहीं आए, शुरुआत में ही अपने दोस्तों को बता देना, आगे की सारी वीडियोस प्राइवेट कर दूंगा और वो भी एक ही लेक्चर में सारा पढ़ा दूंगा। तो मैं पता है मैं बहुत कराता हूँ ऐसा। लग रहा है ये आग लगा रही है, दुष्ट है ना। चलो खैर, तो ख़त्म करें आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। जिसको जो प्रॉब्लम होगी, वो जो भी डाउट होंगे वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, मुझे कॉल कर सकता है। और शॉपिंग वॉपिंग कर ली हो तो कर लेना। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।